हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी सीटेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि टाइम आपके पास और हमारे पास दोनों के पास बहुत कम बचा है। आज मैंने स्पेशल एसएसटी के क्वेश्चन लिए हैं और 30 क्वेश्चन देखेंगे एसएसटी के, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ अलग से भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन। पहला प्रश्न दिया है, बाघ दिग्दर्शी का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। ये क्वेश्चन 2022 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वायु दिशा। क्या हो जाएगा? वायु दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचारण में मदद करती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। मध्य मंडल, बहामंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। तो कौन सी परत है जो मदद करती है? आयन मंडल। आयन मंडल को याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी में आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। एक तो आपसे क्रम लगवाया जाता है, तो पहले कौन सी आती है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और उसके बाद में आयन मंडल, और उसके बाद में बहिर्मंडल। ये क्रम चलता है जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इनका डिस्टेंस पूछ लेता है। तो ये क्षोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितना? 0 से 12 किलोमीटर। समताप मंडल 12 से कितनी रहती है? 12 से 50 किलोमीटर तक रहती है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है ये, ठीक है। आयन मंडल 80 से 700 किलोमीटर तक रहती है। और लास्ट बहिर्मंडल जो 700 से 10,000 किलोमीटर तक रहती है। कभी कभी इनका क्रम लगवाया जाता है। जानकारी कंप्लीट होगी तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साधारण आकार के सिलेंडर में हाइड्रोजन की मात्रा कितने % होती है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 10 घन मीटर, 5.5 घन मीटर, 14 घन मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा 5.5 घन मीटर। 5.5 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसाबार का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। किसकी बात हो रही है? हंसाबार का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है कच्छ का रण। ये कहाँ पड़ता है? कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। लद्दाख, बंगाल की खाड़ी, भरतपुर। भरतपुर कहाँ पड़ता है? आरजे। आरजे मतलब राजस्थान। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। यानी कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो कौन सा क्षेत्र हंसाबार का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? तो कच्छ का रण। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। किसकी बात हो रही है कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। अब आपसे एक तो वंश क्रम में लगवाने को आता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि गुलाम वंश पहले आया। गुलाम वंश के पास कौन सा आया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और इसके बाद लोधी वंश। ये क्रम चला है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये क्रम चला है, जो कि आपको लगवाने को सीटेट में कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन क्रम लगवाया जाता है। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1206 से 1290 तक ये चला है। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला है। और चौथा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला है। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला है। उसके बाद लोधी वंश आ गया और उसके बाद मुगल काल की स्थापना हो गई। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है। ये वो क्वेश्चन है जो 2022 में ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए हैं एसएसटी के अंतर्गत सीटेट में। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है? तांबड़ा, जिसको गार्नेट बोलते हैं, या पुखराज, या हीरा, या पन्ना। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा हीरा। ये क्वेश्चन तो और भी एग्जामों में कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
सी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पैसे की किसी से कोई डिमांड नहीं होती है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जाता है। अगर आपसे जोड़े पूछे जाएँ, क्या पूछे जाए? जोड़े। तो जोड़े में आपको 23 जोड़े लगाना है। अगर आपसे क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाए, गुणसूत्र पूछे जाए, तो 23 इंटू 2 कर देना है, यानी 23 की मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 46 इस प्रश्न का राइट आंसर, 46 आंसर हो जाएगा। जब जोड़े पूछेंगे तो 23 लगाना है। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक खगोलीय मात्रक किन के बीच की औसत दूरी होती है? एक खगोलीय मात्रक किन के बीच की औसत दूरी होती है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लेटो और सूर्य। तो किसके बीच की दूरी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? 9 नंबर क्वेश्चन में किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य की परिघटना दिखाई दी जा सकती है? किस क्षेत्र की बात हो रही है? उष्णकटिबंधीय, कोण शीतोष्ण, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। क्या पूछा जा रहा है इसमें? हिस्ट्री में 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन में वन लाइनर में पूछा भी जा सकता था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तब आप बता देते कि 1905 में हुआ था। लेकिन सीटेट का अपना एक ट्रेंड है, सीटेट की अपनी एक खासियत है, वो क्वेश्चन को छोटा नहीं बड़ा करके पूछता है। अब इसमें क्या पूछ लिया कि 1905 में बंगाल विभाजन तो हुआ था, उसके संदर्भ में सही विकल्प को चुनिए। अब आपने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तब आप बता पाएंगे कि क्या क्या पॉइंट थे। पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। पहले में दिया है कि बंगाल विभाजन लोगों की बिहार और उड़िया के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया था। क्या ये रीज़न था, ये कारण था? बी में कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। और सी में कहा जा रहा है कि ये भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा है। और लास्ट देख लेते हैं, डी में क्या कहा जा रहा है? ये भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा केवल, इसमें केवल और केवल क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बाकी गलत हैं। और बी में क्या कहा जा रहा है? अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। और वैसे भी अंग्रेजों की नीति जो थी वो क्या थी कि फूट डालो राज करो। अधिकतर इस नीति पे अंग्रेज काम करते थे कि फूट डालो और राज करो। तो सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो बी वाला सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जोड़ों में गलत पर विचार करें। क्या गलत है वो इसमें एक दिवस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको महत्वपूर्ण दिवस भी पता होना चाहिए। दिवस पे मैंने इम्पोर्टेंट वीडियो बना दी है, छोटी सी वीडियो है। आप आइए चैनल पे, आपका मोस्ट वेलकम, और फुल वॉच कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, श्रमिक दिवस 21 जून। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऊपर की तीनों बातें ठीक है। जबकि श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ना कि 21 जून को। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में क्या है? किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? इस क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा करके बनाया है। ये सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार ये पूछा ही गया है, लगभग कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बात किया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ये सवाल है। भारतीय संविधान के अनुसार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का, संवैधानिक उपचार के अधिकारों का, स्वतंत्रता के अधिकारों का, शिक्षा के अधिकारों का क्या प्रयोग करेगा? तो सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों का।
अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। किसकी बात हो रही है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में जब आपसे पूछे किसकी बात हो रही है, मूल संविधान की, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे। तब आपका आंसर 7 रहेगा। अभी वर्तमान की बात की जाए, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। वो पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, जैसे कि समता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक अधिकार। ठीक है, कभी कभी इनका आर्टिकल भी पूछ लेता है कि जो समता का अधिकार है वो कितने से कितने तक चलता है अनुच्छेद, तो 14 से 18 चलता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक चलता है। और बात की जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये 25 से 28 तक चलता है। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार ये 2930 चलता है। और संवैधानिक आचार वाला ये कितने तक चलता है? ये किसकी बात हो रही है? 32 यानी 32 आर्टिकल की बात हो रही है। अब क्वेश्चन एक और बन जाता है कि मूल संविधान में तो 7 थे लेकिन अब 6 हैं, तो हटा किसको दिया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। किसको हटा दिया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। और इसको अब क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया है। क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि कानूनी अधिकार तो बना दिया है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि किसके तहत और कब बनाया गया, ये भी पता होना चाहिए। तो 44वां संविधान संशोधन था, कौन सा, और ये कब हुआ था? 1978 यानी 1978 में ये संशोधन किया गया था। और आर्टिकल की बात की जाए तो 300A के तहत ये सब किया गया था। इससे रिलेटेड मैंने सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ इसके इर्द गिर्द अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं जाएगा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अनुसरण होगा। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है? जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं से जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपरोक्त दीक्षा किसने दी थी? ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये हमारे जीवन पे आधारित है और बिल्कुल सही बात है। जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, ये सच्ची बात है। और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं जो हमेशा पूरे नहीं हो सकती। जैसे कि इच्छाएं मनुष्य की बनी रहती है। पैदल चलने वाला सोचता है कि काश मेरे पास साइकिल होती, साइकिल वाला सोचता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि 4 व्हीलर या प्लेन या कुछ और। तो इच्छाएं क्या होती हैं? लालसाएं उसकी बढ़ती रहती हैं। तो ये कथन किसका है? गौतम बुद्ध को याद रखना है। किसको याद रखना है? गौतम बुद्ध को याद रखना है। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संसद में शामिल है। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है, सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये कठिन भी है। जिनको पता नहीं होगा उनके लिए तो कठिन ही है। भारत की संसद में शामिल है, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। क्या संसद अगर मैं आपसे पूछूं, कई बार मैंने वीडियो में इसको करवाया भी है, बताया भी है। देखिए संसद के अगर मैं अंग पूछूं, पार्ट पूछूं, भाग पूछूं, तो कितने बताएंगे आप? एक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। 3 भाग होते हैं और 3 किसमें है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संसद के भाग कितने हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि कोई भी बिल होता है वो राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद फाइनल सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। सॉरी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? ये क्वेश्चन सीटेट के पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए कितना हार्ड करके क्वेश्चन को सीटेट पूछता है। कानून और दिशा निर्देश, जानकारी और जागरूकता, सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञापन और हिमायत। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बढ़िया। कानून और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तभी आप ये सब अच्छे से कर पाएंगे। जानकारी और जागरूकता से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक रैलियां निकालेंगे उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? कक्षा में एक छात्र कहता है खिलजी और तुगलक के समय में बंदागनों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था।
इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलाम को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी, पदवी का मतलब क्या है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पोस्ट की बात हो रही है, अच्छी पोस्ट प्राप्त थी। ये कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पर तर्क के अनुसार आपको आंसर देना है। आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, कारण प्रभाव तर्क, लघु कारक तर्क। यहाँ पर तर्क होगा, क्या होगा, तर्क। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा कारण प्रभाव तर्क। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, अपूर्ण दहन को दर्शाया जाता है। किसकी बात हो रही है, अपूर्ण। एक क्या होता है, पूर्ण होता है। पूर्ण मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। और जब इसके पीछे आ लग जाता है, पहले आ लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट में चला जाता है। कहने का मतलब अपूर्ण हो जाता है। निर्गम गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के उच्च प्रतिशत से। बी में कहा जा रहा है निर्गम गैस में कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च प्रतिशत से। और सी में कहा जा रहा है निर्गम गैस के उच्च तापक्रम से। और डी में कहा जा रहा है निर्गम गैस के निम्न तापक्रम से। तो 17 का सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा निर्गम गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के उच्च परसेंट से अपूर्ण दहन को दर्शाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसों में आती कौन कौन सी गैसें हैं। जैसे कि एक आ जाती है CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, CO2 आ जाती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जल वाष्प आ जाती है, ये भी उसी में ही आ जाती है, ठीक है। और क्या आ जाता है, CFC आ जाती है, CFC का मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आ जाती है। तो ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब आपको इसमें से देख लीजिए कि वायु में मौजूद गैसों में ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ओजोन, कार्बन डाई और हीलियम। देखो ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया CO2 हो जाएगा। तो 18 का क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी पे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ है ना। महात्मा गांधी का बहुत सारे आंदोलन हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, 1927, 1915, 1942 या 1915। 1915 डबल हो गया है, कोई बात नहीं है, 3 में ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 1915। 1915, ठीक है, 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है और काफ़ी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जय जवान जय किसान, तो ये किसने नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अभी इसमें एक चीज़ और जोड़ दी जाए, नोट डाउन कर लेना, जय जवान और जय किसान इतना तो सेम है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दीजिए, जय विज्ञान। अब बन गया ये पूरा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये किसने दिया है, तो याद रखना है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया है। दोनों बातें अलग हैं, दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। जब आपसे पूछा जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, तो लाल बहादुर शास्त्री को टिक करना है। जब आपसे उसमें जय विज्ञान शब्द जुड़ जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी कि जय जवान जय किसान का नारा ये शास्त्री जी कौन थे, तो ये PM थे, यानी देश के प्रधानमंत्री थे। ये भी पता होना चाहिए। और कब दिया था, तो 1965 में दिया था, यानी 1965 में इन्होंने ये नारा दिया था। और दशहरे के दिन जो मेला लगा था, कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में, दिल्ली के मैदान में ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो इंडिया है, जो भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा है। बिजौलिया आंदोलन, बारदोली आंदोलन, बेगू आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा बिजौलिया आंदोलन। कौन सा, बिजौलिया आंदोलन।
22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का मेल गलत है। आंदोलन है यहाँ पर एक गलत है, बाकी 3 सही है, तो गलत को आपको पहचानना है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, और कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब, ये भी याद रखना है। बेसिन की संधि 1818। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सी गलत है। बेसिन की संधि कब हुई है? तो बेसिन की संधि जो हुई है 1802 में हुई है, जबकि यहाँ पर 1818 लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। जो प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं भारत के? 28 प्रदेश हैं। अगर उनमें राष्ट्रपति शासन लगा कर रखा जाए तो अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मंथ, यानी 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा के रखा जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सिक्कों के गुरु कौन नहीं है? अब सिक्कों के कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। कितने? 10 गुरु हुए हैं। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन गुरु नहीं है। गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल सही बात है। अर्जुन देव, टाइपिंग एरर है, अर्जुन देव ऐसा लिखा जाएगा। अर्जुन देव। गुरु तेग बहादुर भी है, गुरु गोविंद सिंह भी है, गुरु जगत गुरु शंकराचार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है, जगत गुरु शंकराचार्य इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। लास्ट युद्ध किसकी बात हो रही है? लास्ट युद्ध रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है। हुरोज, गफ, नील, हैब्लॉक, कौन सा युद्ध था? तो हुरोज का युद्ध था, हुरोज। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक अपसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? अपसाद ढोने वाली सबसे, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, गंगा या नील नदी? तो कौन सी नदी है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल या मुगल काल? तो किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विभाग से, मृदा संरक्षण से? तो किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से है, यानी कि दूध उत्पादन, दुग्ध का मतलब दूध उत्पादन से। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौगान खेलते समय किस सल्तनतकालीन शासक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। और गुलाम वंश का कब से कब तक चला था? मैंने बताया था 1206 से 1290 तो गुलाम वंश चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके कौन थे? कमेंट में बताएंगे आप लोग। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर, रामकृष्ण मठ की स्थापना विवेकानंद ने की थी। कब की थी? ये आपको बताना है। 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में, 1 मई 1897 में की थी। मुख्यालय की बात की जाए इसका, रामकृष्ण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कोलकाता याद रखना है। कोलकाता के निकट अगर ज़्यादा थोड़ा डीपली पूछा जाए तो कोलकाता अगर उसमें दिया है तो कोलकाता मार सकते हैं। कोलकाता के निकट भी याद रखना है क्या? बेलूर, क्या रखना है? बेलूर। और ये जगह कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में पड़ती है। ये सब जानकारी इससे रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।